हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी और आज जिस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिसेंटली वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए और इसी के चलते ये टॉपिक फिर से करंट अफेयर्स में आ गया है, इसीलिए हम इसको आज रिवाइज करने जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है? जो भी बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर्स मतलब ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर्स जिसमें दो हाउसेस होते हैं, उसमें जो अपर हाउस होता है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ये पार्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, मतलब इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं उसके 1/3 मेंबर तक की मैक्सिमम लिमिट ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी गई है और मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी 40 होनी चाहिए। और जो भी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। तो अभी जैसा हमने सुना कि वेस्ट बंगाल ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। वेस्ट बंगाल की टोटल स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की है 294, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी वो होगी 98 मेंबर्स की और मिनिमम जैसा कि हम देख रहे हैं 40 है। तो 40 से लेकर 98 मेंबर्स के बीच में कितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं वेस्ट बंगाल के, और कितने होंगे ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। फिलहाल अभी 6 स्टेट्स के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। वो 6 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश ने 2020 जनवरी में रेजोल्यूशन पास किया था अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए, पर अभी उसके ऊपर कोई एक्शन पार्लियामेंट ने नहीं लिया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकंड चैम्बर भी कहते हैं या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसको कहा जाता है। फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 169 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है ओनली आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी इसके लिए कि भाई हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, उस रेजोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेशन पास करेगा जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हो जाएगी। अब ये हमें जानना है कि जो रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली पास करेगी उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए। उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और पार्लियामेंट इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद जो एक लेजिस्लेशन पास करेगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पार्लियामेंट में पड़ेगी और उसको आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनने का वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेसिफिक रेजोल्यूशन वर्ड से यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना ही है कि उस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा है कि ये रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन के लिए है और उसको पास करेगी रेजोल्यूशन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ। अब वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है? मोर देन 50% ऑफ द TSH। TSH से यहाँ पे मेरा मतलब है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जितनी भी स्ट्रेंथ है टोटल, जैसे कि वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं तो उनकी 294 है, तो मोर देन 50% ऑफ द 294 प्लस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। ये दोनों चीजें जब होंगी तो उसको स्पेशल मेजोरिटी करार दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन ड्रॉ अप करेगी और उसको पास करेगी विद अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे ही वो लेजिस्लेशन पास होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उस स्टेट में क्रिएट हो जाएगी। कॉम्पोजिशन क्या होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की? तो टोटल मेंबरशिप की 1/3 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, 1/3 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं MLAs के द्वारा और 1/3 मेंबर्स में जो आधे मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर फ्रॉम अमंगस्ट ऐसे पर्सन जिनको स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो लिटरेचर में, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस में। और बाकी बचे 1/6 के आधे
इलेक्ट किए जाते हैं बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग इन द स्टेट। ऐसे ग्रेजुएट्स जो 3 साल से ग्रेजुएट हैं और स्टेट में रह रहे हैं। और 1/12 जो है बचे हुए, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय टीचर्स जो 3 साल से टीचर्स हैं, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के ही टीचर होने चाहिए, सेकेंडरी स्कूल या उससे ऊपर के टीचर्स। इलेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। स्पेशल क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो जो भी क्वालिफिकेशंस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भी, लेकिन उसके अलावा 3 और स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं जो जरूरी है, जिसमें पहला है कि वो कम से कम 30 साल की एज का पर्सन होना चाहिए जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए। दूसरा, नॉमिनेशन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे आर अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट में रहने वाला रेजिडेंट होना चाहिए। एंड द थर्ड स्पेशल क्वालिफिकेशन इज दैट वो स्टेट में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टर होना चाहिए, मतलब इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है कि जो ये स्कीम ऑफ कॉम्पोजिशन है कि कौन कौन मेंबरशिप ले सकता है, या फिर ये कह लो कि किस तरह से इलेक्शन होगा, इस कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई करने का और रिप्लेस करने का जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के पास है। बट अभी तक पार्लियामेंट ने इसे कुछ मॉडिफाई रिप्लेस किया नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शंस होते हैं। बोनाफाइड्स और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नर्स नॉमिनेशन इन एनी केस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। गवर्नर जो भी मेंबर्स को नॉमिनेट करता है उसकी क्या बोनाफाइड्स है, किस बेसिस पे उन्होंने किया है और क्या वो प्रॉपरली उन्होंने किया है या नहीं, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। थर्ड थिंग इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होता है और इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। लास्टली, रिटायर मेंबर्स जो हैं उनको री इलेक्शन और री नॉमिनेशन अलाउड होता है। कितनी भी बार वो री इलेक्टेड हो सकते हैं या री नॉमिनेटेड हो सकते हैं आफ्टर दे गेट रिटायर्ड वंस। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं बाय द काउंसिल इटसेल्फ। अपने ही अंदर से काउंसिल जो है एक पर्सन को चेयरमैन बनाते हैं और एक को डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करके। उसके अलावा एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी होता है जिसको चेयरमैन अपॉइंट करता है। देन पावर्स और फंक्शंस की अगर बात करें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो बिल्कुल उतनी ही पावर्स हैं, वैसे ही पावर्स हैं जैसी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास होती है, एक्सेप्ट वन पावर कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है वो मनी बिल को सर्टिफाई करता है, दैट विच बिल इज अ मनी बिल। ये वाली पावर, मनी बिल से रिलेटेड पावर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं होती है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस सिचुएशन में हाउस को वैकेट करता है, विच मीन्स किस सिचुएशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सीट पर वैकेंसी कहलाई जाएगी। अगर वो काउंसिल का मेंबर ना रहे तो, या फिर वो रिजाइन कर दे डिप्टी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए काउंसिल के ही द्वारा बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। उस टाइम पे हाउस की जो भी स्ट्रेंथ है उसकी जो भी मेजॉरिटी होगी उससे उन्हें रिमूव कर दिया जाए तो हाउस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ऑन द सीट ऑफ चेयरमैन। और ये जो रेजोल्यूशन है रिमूवल का, ये 14 डेज के प्रायर नोटिस के बाद ही मूव किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कब कब कौन कौन हो सकता है। चेयरमैन है, नॉर्मली चेयरमैन ही होता है। इट इज ही और शी इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इनके पास कास्टिंग वोट होता है, मतलब कि अगर टाई हो जाए दो साइड्स के बीच में तो तभी ये अपना कास्टिंग वोट देते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। डिप्टी चेयरमैन कौन है? डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल और ये चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे इन केस चेयरमैन इज एब्सेंट और द सीट ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट। अब एब्सेंस और वैकेंसी में फर्क है। वैकेंसी ये पीछे वाली सारी कंडीशंस है जो हमने देखी 3, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन से अगर चेयरमैन अवेलेबल हाउस में नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उनकी सीट लेकर उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। फिर आता है पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, जो एक पैनल होता है जिसमें चेयरमैन ने कुछ पर्संस को नॉमिनेट किया है
तो इन केस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही हाउस से एब्सेंट है, यहाँ पे वेकेंसी की बात नहीं हो रही है, एब्सेंस की बात हो रही है। तो वेकेंसी और एब्सेंस के बीच में जो माइनर सा डिफरेंस है वो हमें याद रखना है। एब्सेंस जो है यहाँ पर कीवर्ड है। जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हाउस से एब्सेंट होंगे तो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से कोई भी एक बंदा जो है हाउस को प्रिसाइड करेगा। अब हम जानेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कंपैरिजन है तो उसमें कब इक्वल पावर्स रहती है दोनों के पास। तो पहली इक्वल पावर है दैट इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का और पास करने की ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। सेकेंड इज अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। थर्ड इज मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करने की जो पावर है। इसका मतलब है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी हो सकता है। एंड सिमिलर इज ट्रू फॉर मिनिस्टर्स एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो भी हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन है, वी हैव फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उसको कंसिडर करने के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इक्वल पावर्स होती है इन कंपैरिजन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी जुरिस्डिक्शन है, जो भी उसका वर्क है, उसको एनलार्ज अगर करना है तो उसके अंदर भी जो पावर्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो इक्वल होती हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अनइक्वल पावर्स कहाँ पे है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ना ही मनी बिल को अमेंड किया जा सकता है, ना ही रिजेक्ट किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए मैक्सिमम डिले कर सकती है। इससे ज्यादा मनी बिल से रिलेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर्स नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो काउंसिल की कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है एंड उससे बिल की पैसेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी बिल को पास करने की जो अल्टीमेट पावर है वो असेंबली के पास ही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट मोस्ट किसी भी ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकती है, डिटेन कर सकती है, वो भी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 months ओनली। उसके अलावा जब हम बजट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। वहां वोट नहीं होगी डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर, बट बजट को वो डिस्कस जरूर कर सकते हैं। आफ्टर दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिमूव नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके काउंसिल ऑफ मेंबर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ असेंबली के हाथ में होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन केस कोई भी ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ है और वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो बिल डेड हो जाता है, उस पर रिकंसिडरेशन नहीं होता। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वोट नहीं करता है। एंड लास्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो एग्जिस्टेंस है वो ही लेजिस्लेटिव असेंबली की वजह से है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म ही तब होता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे। तो इसी तरह से उसको अबॉलिश करने के लिए भी लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की पूरी एग्जिस्टेंस ही डिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों बनाया जाता है, क्या इसके प्लस पॉइंट्स है? तो एक प्लस पॉइंट तो इसका ये है कि कोई हास्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस या इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन जो है जल्दबाजी में पास नहीं की जा सकती। जैसा कि हमने जाना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को मैक्स टू मैक्स 4 months तक तो डिले कर सकती है। तो उस डिले में इट इज इम्पॉर्टेंट कि रीडिस्कशन हो जाए, थोड़ा और कंसिडर किया जाए कि बिल पास करना जरूरी है भी या नहीं। सेकेंडली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है रिप्रेजेंटेशन अलाउ करती है। कुछ एमिनेंट प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स जो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं फेस कर सकते हैं या नहीं फेस करना चाहते हैं पर उनके पास एक्सपर्टीज है, तो वो अपनी एक्सपर्टीज का फायदा जो है सरकार को दे सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू नॉमिनेशन। माइनस पॉइंट्स क्या है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन द बेसिस दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अभी क्यों हमने बोला कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, अब हम कह रहे हैं नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे जो नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल बोला है ये इसीलिए बोला गया है जस्ट बिकॉज दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। अदरवाइज एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पीपल की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, इट डिलेज लेजिस्लेशन प्रोसेस।
हमने जाना कि मनी बिल को 14 डेज तक डिले किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल्स को मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स तक डिले किया जा सकता है। तो लेजिस्लेशन प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं इसमें डिले हो जाती है। द थर्ड पॉइंट हेयर इज दैट इट इज अ बर्डन ऑन एक्सचेकर, एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, तो ये एक बर्डन की तरह भी कई बार काम करता है। And the last point, it is used to accommodate political ambitions of losing candidates or politicians. कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन हार जाते हैं, या कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको कोई पार्टी सीट नहीं दे पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीट्स। तो उस केस में उन लोगों को सरकार में जगह दिलाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैकडोर एंट्री दी जाती है। तो इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट इज नाउअडेज यूज्ड टू accommodate such कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस हार रहे हैं। फाइनली हम थोड़ा सा जानेंगे वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आज़ादी के बाद 1952 में बना था और इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1969 में। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने फिर से रेजोल्यूशन पास किया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की मांग की है। अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग इस समय पर इसलिए उठी है क्योंकि हम लोग जानते हैं रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे और जो वहाँ की सीएम हैं श्रीमती ममता बनर्जी, वो अपनी सीट जो है इलेक्शन में हार गई हैं और नाउ बिकॉज शी हैज टेकन द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 6 महीने के अंदर अंदर वो स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप पा लें। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में तो मेंबरशिप पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो इलेक्शन हार चुकी हैं, तो क्यों ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट मिल जाए, वहां से भी चीफ मिनिस्टर तो आ ही सकता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, इसीलिए वेस्ट बंगाल के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है ताकि हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड हर फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल, उनको भी, उनके पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप नहीं है, तो उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो है मेंबरशिप दिलाई जा सकती है। इस बेसिस पे दे आर डिमांडिंग फॉर ए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगेन। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल अगर हम स्थिति देखें तो कुछ ऐसी है कि 2010 में असम असेंबली ने भी बिल पास किया था कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है और 2012 में राजस्थान असेंबली ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया था कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है। दोनों ही बिल्स पार्लियामेंट में फ्रेम हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, बट दोनों ही बिल्स राज्यसभा में फिलहाल पेंडिंग है। देखा जाए तो असम को 11 साल हो गए हैं, राजस्थान को भी 8-9 साल हो गए हैं और अभी तक वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म नहीं हुई है, बिल राज्यसभा में पेंडिंग है। एंड बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने 2020 की जनवरी में रेजोल्यूशन पास किया था कि वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में अभी कोई बिल ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एबॉलिश नहीं हुई है। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल का जो रेजोल्यूशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए, इस पे कब और क्या एक्शन लिया जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका जो टॉपिक है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसके मेजर पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे। एंड दैट इज ऑल। Thank you so much. If you like the content, please hit the like button and also consider subscribing. Thank you so much.